बंद खोलीत ईव्हीएम मशीन आणि मतदार ओळखपत्र सापडल्याने ठाण्यात खळबळ। ईव्हीएम मशीनवरून पुन्हा गोंधळ। एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएम मशीन विरोधातील सर्व याचिका फेटाळल्या असताना दुसरीकडे पोलीस ठाण्याच्या दादोजी कोंडदेव स्टेडियमच्या एका बंद खोलीत अनेक जुनी ईव्हीएम मशीन सापडल्याने खळबळ उडाली आहे। 2014च्या निवडणुकीनंतर बंद असलेली खोली उघडली असता आतमध्ये अनेक मशीन, सीलबंद लिफाफे आणि मतदार ओळखपत्र आढळून आल्याने सर्वांनाच धक्का बसलाय। 2014च्या निवडणुकीवेळी ही खोली निवडणूक साहित्य ठेवण्यासाठी देण्यात आली होती, मात्र निवडणुकीनंतर या दालनाचा जणू सर्वांनाच विसर पडलाय। राष्ट्रवादीचे शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी एका वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताला ट्विट करून ही माहिती दिली आहे। सुप्रीम कोर्टाने फेटाळलेल्या याचिकांशी असहमत व्यक्त करत त्यांनी आपल्या मताची माहिती मिळण्याची आशा व्यक्त केली आहे। त्यामुळे ईव्हीएम मशीन सापडल्यानंतर त्यांनी चिंता व्यक्त केली है। सर, आपने एक ट्वीट किया है जिसमें ईवीएम मशीन जो है वो दादोजी, देखो कल सुबह दादोजी कोंडदेव मैदान में एक रूम में कुछ ईवीएम मशीन्स पाए गए हैं। वो कभी के हैं, क्या है, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें ये कहा जाता है जितने ईवीएम मशीन भेजे गए हैं उतने ही ईवीएम मशीन पीछे आने चाहिए। तो ये ईवीएम मशीन कैसे वहां पाए गए? तो हिसाब में गलती हुई कि नहीं हुई? तो अगर हिसाब में गलती हुई तो ये ईवीएम मशीन में क्या था? अब सभी की जांच करनी पड़ेगी, पर उम्मीद तो है ही नहीं, जांच होगी ही नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बना ही सिर्फ सत्ताधारी पक्ष के लिए। अगर इलेक्शन कमीशन का सही चुनाव होता, उनको जो यहाँ बिठाया गया वो सही हाथों से होता, जैसे कि उस कमेटी में भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को रखा गया था कमेटी में। सत्ताधारी पक्ष में लोकसभा में जाके कानून पारित किया कि सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायाधीश नहीं बन सकता है इलेक्शन कमीशन के चुनाव करने वाले टीम का सदस्य। ये क्यों किया? शक तो उधर से ही होता है ना। अगर ट्रांसपेरेंसी रखने थी तो तुमने चुनाव आयोग में, अगर चुनाव आयोग का चुनाव करते समय अगर जो बनाया गया था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हिज लॉर्डशिप वहां पे मेंबर होने चाहिए, तो क्यों नहीं रखे आपने मेंबर? आपने क्यों हकाला उनको? आज भी ईवीएम पे जो निर्णय आया, जो निर्णय मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा वोट कहां जाने वाला है ये मुझे ही पता नहीं है। मेरे मन में शंका रहेगी, ये वोट कहां गया भाई? बैलेट पेपर में क्या होता था, हम सिक्का मारते थे, हम देखते थे अपने आंख से, भाई गया। हम तो ये कह रहे थे कि हम ईवीएम पे बटन दबा देंगे, वो चिट्ठी आएगी, हम देखेंगे और बैलेट बॉक्स में डाल देंगे। अरे हमको देखने तो दो, हमारा हुआ क्या है। सर, नरेंद्र मोदी मुस्लिम आरक्षण के बिल को लेकर तो कर्नाटक का बयान किया, लगातार दूसरा दिन है जो हिंदू और मुस्लिम की भाषा पर। देखो, ऐसा है कि जमीन के नीचे की मिट्टी खिसक गई है, विकास पे बात नहीं कर रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो पे कोई बात नहीं हो रही है, और जिस लॉ के बारे में बोल रहे हैं वो लाया ही था जनता पार्टी ने, जिसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल थी। उस मंत्रिमंडल में कुशाभाऊ ठाकरे, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी शामिल थे, और उस लॉ को बाजू में करने वाला आदमी था राजीव गांधी। ये इतिहास तो तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने लेके जाते हैं। ये बताओ कि ये लॉ किसने कैंसिल किया? वो लॉ कैंसिल करने वाले का नाम था राजीव गांधी। आपको शायद पता नहीं होगा कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पे मुस्लिम औरतें मंगलसूत्र पहनती है। तुलजापुर के बाजू के मुसलमान आज भी तुलजापुर में जाके नारियल फोड़ते हैं। जो सालों सालों की परंपरा है, वही पहचान है भारत की। इस परंपराओं को खत्म करने का काम ये सरकार कर रही है। सिर्फ मुसलमानों को गालियां देके हिंदू है नहीं होंगे। हिंदू पूछेंगे तुमसे कि चलो हम हिंदू है, हमको पेट्रोल सस्ते में देंगे क्या? हमको डीजल सस्ते में देंगे क्या? जो महंगाई बढ़ी है उसको कम करके हमको सामान मिलेगा क्या? हमारे बच्चों को काम पे लोगे क्या? ये 4 सवाल हिंदू पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे?
चुनाव के लिए तो हिंदू मुसलमान अच्छा लगता है, लेकिन हिंदुओं को जब देने का वक्त आएगा क्या देने वाले ये तो बताओ। चलो मान लिया आप 20 रुपए में हिंदुओं को पेट्रोल दे दो, बोलो कोई किसी से किसी मंच से। और हम ये कहते हैं जैसे ही चुनाव खत्म होता है और हम सत्ता में आते तो हमारे भारतवर्ष के हर लोगों को डीजल और पेट्रोल 60 से 65 रुपए में ही दिया जाएगा। गैस सिलेंडर जो 1100 रुपये में हर नागरिक को आप बेच रहे हो, हिंदुओं को 500 रुपये में नहीं बेच रहे हो ना। हम कहते हैं कि भारत का जितनी लोक संख्या है उसको 500 रुपये में हम गैस देने वाले हैं। बेरोजगारी कम करने की कसम खाई है हमने। बेरोजगारी आज जो है वो भारत के इतिहास में 70 साल में कभी नहीं थी। इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है, इसका जवाब दो। आपके एजेंडा पे बात करो, आपका जो मैनिफेस्टो इस पे बात करो। दूर दूर भाग रहे हो उससे, और सिर्फ हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान बस। तो यही बात पूछा, सबका साथ सबका विकास ऐसा वो कहाँ हो गया? आपका साथ सबका साथ तो उन्होंने छोड़ दिया। कहीं कहीं मुस्लिम नॉर्मल हिंदू मुस्लिम की तरफ से लड़ाई शुरू हो गई। अरे सबका साथ तो उन्होंने कभी का छोड़ दिया। आप विकास के बारे में भी बात नहीं करते हैं। उनका एक नेता दिखाओ जो विकास के ऊपर बात कर रहे हैं। हम तो लगातार हमारा जो एजेंडा है, हमारी जो कमिटमेंट है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अरे आपको अगर सवाल पूछेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर सामने आओ और चर्चा करो, भाग जाएंगे। सर, प्रफुल्ल पटेल जी का कहना है कि 1996 में ही शरद पवार जो है वो पंतप्रधान होने वाले थे। देखो, अगर पॉलिटिकल कंडीशंस सही नहीं है तो शरद पवार रिस्क क्यों लेंगे? 2 दिन का पंतप्रधान बनना उनको मंजूर नहीं था, और अगर उनको मंजूर नहीं है, वो अगर पीछे हट गए, उनको दुख नहीं होता है। ये प्रफुल्ल पटेल को इतना दुख क्यों होता है? अरे भाई, तुम 2004 के चुनाव में हार गए तो भी तुमको शरद पवार ने मंत्री बनाया ना। ये उनका प्यार था आपके लिए। पर लेकिन आपको जब प्यार बताने का वक्त आ गया, जताने का वक्त आ गया, आप तो भाग गए। तब ये सब बातें मत करो, शरद पवार जी के ऊपर बात मत करो, बहुत निकलेगी। 2004 में आपकी क्या हालात थे, और उसके बाद पवार साहब ने आपको बताया था कंधे पे हाथ रख के थपथपा के कि प्रफुल्ल कुछ सोच मत, अगर तू हार भी जाएगा तो मेरे ऊपर छोड़ देना। वो हार गए,